हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो आज पेपर हुआ है बच्चों का 9 तारीख को, उसके पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एजुकेशन का जो आपका पेपर था वो कैसा था। एजुकेशन डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड। तो इसके पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका पेपर की जो ड्यूरेशन थी वो कितनी थी? वो 3.5 घंटे थी आपकी जो पेपर की ड्यूरेशन थी, और जो मार्क्स थे वो 75 मार्क्स का था। और आपको इसमें कितने क्वेश्चन करने थे, कभी भी आप ये ध्यान रखना, कभी भी आप क्वेश्चन जब करने बैठते ना तो पहले ये देखा करें कि आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं उन पेपर में, क्योंकि किसी किसी पेपर में 4 भी ऑप्शन दिए होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं और किसी में 6 भी हो सकते हैं, चांसेस हमेशा रहती है। तो यही चीज़ है कि फिर आपको क्या करना है, एनी इसमें कितने 5 क्वेश्चन करने हैं इसमें। तो इट मीन्स एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन थे इसमें। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वो था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों और इसे नियंत्रित करने में रिकॉर्ड का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करें। इट मीन्स आपको एक तरीके से रिकॉर्ड भी देना है और पहले ये बताना है कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति आखिर है क्या। मुद्रास्फीति आखिर में होती क्या है? कीमतों का बढ़ना एक तरीके से, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, कीमतें एक तरीके से बढ़ जाती है। जब कीमतों का अनियंत्रित एक तरीके से उसका बढ़ना, जिसे एक तरीके से ज़्यादा जब कीमतें क्या होती है बढ़ जाती है, तो उसी को हमने क्या कहा है, वस्तु की कीमतें बढ़ने को हमने क्या कहा है, मुद्रास्फीति कहा है। अब इसके कारणों के बारे में हम देखते हैं कि कारण इसके क्या हो सकते हैं। तो इसका एक कारण तो आपको होता है कि जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जो कंज्यूमर होते हैं उनकी भी तो संख्या में वृद्धि होती है ना। क्योंकि जब एक तरीके से जब कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, जो उपभोग करने वाले जो वस्तुओं को उपभोक्ताएं होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका बढ़ते हैं तो वो मांग करते हैं। जब मांग करते हैं तो हमारे वो देश में क्या होता है, जब पूर्ति कम होती है, जब पूर्ति उतनी स्थिर है पर लोगों की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो जब मांग बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमतों में भी क्या हो जाता है, एक तरीके से वृद्धि होती है। तो इस कारण से एक तो मुद्रास्फीति होती है। दूसरा कारण आपका ये हो सकता है कि उपभोक्ताओं में वृद्धि। इट मीन्स इनडायरेक्टली ये भी हो सकता है कि उपभोक्ताओं में, सीधे जो उपभोक्ता होते हैं वो अपनी मांग को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे उनकी आय में वृद्धि से हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, कि उनको पैसे उनके पास ज़्यादा है, उनके पास मुद्रा का प्रभाव ज़्यादा है, इस कारण से वो क्या करते हैं, ज़्यादा मांग करते हैं। और जब मांग करते हैं तो उतनी जब हमारे पास सप्लाई नहीं होती है तो क्या हो जाता है, मांग वो मुद्रास्फीति हो जाती है, मांग में वृद्धि हो जाती है। इस कारण से भी थर्ड आपका ये हो सकता है कि आप उपभोग में मतलब कमी, उपभोग में मतलब क्या कमी, उत्पादन में कमी। क्या हो सकता है आपका थर्ड, उत्पादन में कमी क्या, जब आपके पास मान लो सप्लाई कम हो रहा है माल और लोगों की मांग तो उतनी रहेगी। मान लो मांग थी जितनी पहले 10 मांग थी, पर 10 मांग थी पहले तो पूर्ति 10 की हो पा रही थी, परंतु अब क्या हो रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही 10 की। तो यही चीज़ है कि जब मांग उतनी है बट पूर्ति क्या हो रही है, कम हो रही है, इतनी जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, तो उसके कारण भी मांग में वो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो ये ऐसे बहुत सारे आपके कारण है। 4 कारण आप ले सकते हैं कि आय में वृद्धि। जब आपकी आय में वृद्धि होती है, जब आपको अच्छे अच्छे रोजगार मिलते हैं और उससे आपकी आय में वृद्धि होती है, तो आपके पास क्या होता है, मुद्रा का बहुत अधिक प्रभाव होता है। आप अपने जो पैसे होते हैं, अब जब आप पहले मान लो कि आप 100 रुपये कमाते थे तो 100 रुपये में से उसको क्या करते थे, घर का बजट चलाने की कोशिश करते थे। परंतु जब आप 1000 रुपये कमाते हैं तो अब आप 1000 में से करेंगे। इट मीन्स आपकी जो क्रय शक्ति होगी उसमें वृद्धि होती है। क्रय शक्ति में जब वृद्धि होती है तो इट मीन्स हम मांग ज़्यादा करते हो, मांग ज़्यादा करते तो उस अकॉर्डिंग अगर हमारे देश में पूर्ति नहीं हो पाती, सप्लाई नहीं हो पाती, तो उस कारण भी हमारे क्या होता है, मुद्रास्फीति की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो यही चीज़ है। अब इसे नियंत्रित करने में रिकॉर्ड का मतलब इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं हम, नियंत्रित यही उसके जो आपके एक तरीके से कारण है उसी को नियंत्रित कर दो, चाहे वो आपकी जनसंख्या में नियंत्रण से हो, चाहे उपभोक्ताओं में नियंत्रण से हो, या सप्लाई को बढ़ा देना, उत्पादन में वृद्धि करना। तो इस टाइप से आप इसको आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जबकि कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हुआ है, कृषि रूपांतरण पूर्ण नहीं हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो आपको बताना है कि कृषि के लिए जो नियम बनाए गए थे कृषि में सुधार के लिए, चाहे आपके वो तकनीकी सुधार थे, चाहे वो संस्थागत सुधार थे या फिर सामान्य सुधार, आपके 3 सुधार थे। कौन कौन से? संस्थागत सुधार और सामान्य सुधार, सेकंड कौन सा है, सामान्य सुधार, थर्ड कौन सा है, तकनीकी सुधार। तो संस्थागत सुधार में तो यही आ जाता है आपका कि जब आपकी भूमि से रिलेटेड सुधार किए जाए, भूमि सुधार मतलब उसमें चकबंदी कर दी जाए, मध्यस्थों का उन्मूलन किया जाए, लगान फिक्स्ड कर दिए जाए,
या फिर आपके या फिर जो है भूमि का क्या कर दिया जाए, निर्धारण कर दिया जाए। इट मीन्स किसी किसी के पास तो बहुत ज़्यादा भूमि होती है, किसी किसी के पास क्या होती है, बहुत कम भूमि होती है। तो सरकार क्या चाहती है कि जिनके पास ज़्यादा भूमि है, मान लो कि प्रति व्यक्ति भूमि के हिसाब से क्या करती है सरकार, निर्धारित कर देती है कि प्रति व्यक्ति कितनी भूमि होनी चाहिए, 2 एकड़ 3 एकड़ जितनी भी भूमि होनी चाहिए। और अगर उनके पास ज़्यादा भूमि होती है तो वो क्या करती है, उनसे लेकर जिनके पास जो भूमि रहित किसान होते हैं, जिनके पास भूमि नहीं होती है, उन किसानों को वो भूमि दे देती है। तो यही चीज़ थी इसके अंदर, आपको यही बताना। तो इसमें ये बताना था ना आपको, अब ये सुधार तो किए गए परंतु कुछ कृषि रूपांतरण पूर्ण नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्या आप इससे सहमत है? मतलब पूर्ण नहीं हुआ, क्या आप इससे सहमत है? तो हाँ सहमत है। कैसे सहमत है? मतलब आप इसमें लिख सकते हैं कि हाँ हम सहमत हैं, इससे रूपांतरण पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ था। क्योंकि जो आप मान लो चकबंदी करी गई थी, जो जो खेत आपस में डिवाइडेड थे, उनको सरकार ने क्या सोची थी, उनको एक ही जगह पे भूमि प्रोवाइड करवा देगी, जिससे कि वो अपने खेत में क्या कर सके, ट्रैक्टर लगवा सकें, उनमें जोताई करवा सकें। तो यही चीज़ था, सरकार ने ये सोचा था, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया था। इसमें भी क्या हो गया था, ऐसा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया था। एक में चकबंदी पूरी तरह से पूरे खेत में नहीं की गई थी। तो नेक्स्ट आपका ये था कि मध्यस्थों का उन्मूलन, जो जमींदारी प्रथा थी उसको हटाने की कोशिश की गई थी। फिर भी क्या होते हैं, जो मध्यस्थ पूरी तरह से नहीं हट पाए थे, मीडिएटर पूरी तरह से नहीं ख़त्म हो पाए थे। और फिर साथ में कि लगान का जो लगान वसूलना था, उसमें क्या किया गया था कि उनका था कि 1/3 में जो फसल है उसका 1/3 आपको क्या करना था, लगान देना होता था। परंतु ऐसा नहीं करते थे, मतलब जो लोग थे वो ऐसा नहीं कर पाते थे, मतलब उनसे ज़्यादा वसूली करी जाती थी। जितना उनको एक तरीके से उनका जो फसल नहीं होती थी उससे ज़्यादा उनको क्या करना पड़ता था, लगान देना पड़ता था। तो इसमें भी सरकार चाहती थी कि कम हो, बट ऐसा नहीं हो पाया था। फिर जो प्रति एकड़ भूमि को, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि भूमि जिसके पास एक्स्ट्रा होती थी वो सरकार लेकर किसे दे देती थी, जो भूमि रहित किसान होते थे, जिनके पास भूमि नहीं होती थी। परंतु इसमें भी असफल रही थी किसान, क्योंकि जो है ना, जिन लोगों के पास क्या होती थी ना, ज़्यादा भूमि होती थी ना, वो क्या करते थे ना कि अपने चाचा ताऊ किसी और के नाम पर रजिस्टर कर देते जैसे भूमि। तो क्या होता था कि प्रति व्यक्ति आय, मतलब प्रति व्यक्ति भूमि भी बट गई और उनकी भूमि क्या हो गई, उनके पास भी रह गई। तो इस वजह से सरकार इसमें भी विफल रही थी। तो इसी कारणों से क्या हुआ था कि कृषि रूपांतरण पूर्ण नहीं हो पाया था। तो आपको यही चीज़ में बतानी थी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ये है कि कृषि में प्रतिकूल आपूर्ति, आघात और सकल घरेलू उत्पाद इनमें जीडीपी और रोजगार में वृद्धि करने के लिए विनिर्माण, जो विनिर्माण है की विफलता भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने 2 चुनौतियां हैं। इससे संबंधित पूर्ण मुद्दों की व्याख्या करते हुए विस्तार करना था आपको, इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4, वो है कि भारत को ऐसे रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। उसको मतलब भारत को ऐसे रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है जो कैसी हो, सुव्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित उत्पादों को, जिनमें व्यापक सामाजिक परिवर्तन की क्षमता हो और जो निर्यात और विकास उत्पन्न कर सके। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, एक्सपोर्ट भी कर सकें। ये नहीं कि ओनली इंपोर्ट करें, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक तरीके विदेशी पूंजी आती है। तो इससे एक तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा सूचक होता है। जब हमारे पास अधिक विदेशी पूंजी होती है तो हम उतना एक तरीके से पूरे दुनिया में एक तरीके से प्रभावशील दिखते हैं। और परिधान और फुटवेयर क्षेत्रों के संबंध में इस कथन की क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का औचित्य क्या है। कि आप बताइए कि जो औद्योगिक विकास है, जो आपका पब्लिक सेक्टर है, सॉरी पब्लिक सेक्टर बोली, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो कैसे एक तरीके से, क्या वो औचित्य है सरकार के अगर हाथ में हम अगर औद्योगिक दे दें, उद्योगों का विकास करने के लिए दे दें, तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो उसका भी बताना है, और नहीं सही है तो वो भी बताना है आपको। तो एक तरीके से अगर आप नहीं सही में बताना चाहेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो ओनली मतलब जनता की सेवा करने के लिए होता है। परंतु जो वो होता है प्राइवेट क्षेत्र होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, वो कैसा होता है, वो लाभ के उद्देश्य से भी क्या करता है, प्राइवेट क्षेत्र वर्क करता है। इस वजह से क्या है कि वो औद्योगिक विकास में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। और आपने देख रखा होगा कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं कितने कामचोर होते हैं, या अपना काम सही टाइम पे नहीं करते, क्योंकि उनको कोई डर नहीं होता, क्योंकि उनकी जो सैलरी होती है वो उनकी फिक्स होती है। उनको पता होता है कि हाँ, अगर हम छुट्टी भी करेंगे तो हमें उतनी सैलरी मिलनी है। परंतु जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि अगर हमने छुट्टी करी तो हमारी जो सैलरी है वो कट जाएगी या हमें कम सैलरी दी जाएगी। तो इसका आंसर वो क्या करते हैं, ना तो छुट्टी करते हैं और अपना एक तरीके से काम में भी ध्यान पूरी तरह से देते हैं, जिससे उनका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। तो इस वजह से क्या होता है, एक तरीके से औद्योगिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो यही है कि इसके अंदर आपको बताना था कि औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का औचित्य क्या है एक तरीके
से वो कितनी ज़्यादा एक तरीके से राइट है, और इस क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा रहा, जिस चीज़ आपको इस क्वेश्चन में बतानी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि आपसे इसमें क्या पूछ रखा है आपसे इसमें। क्वेश्चन 6 है आपका कि क्या सेवा क्षेत्र भविष्य में समग्र विकास और रोजगार सृजन में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है, कि जो सेवा क्षेत्र है, जो सर्विस सेक्टर है, क्या वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा रोजगार के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें देगा, हमारा समग्र विकास करेगा। तो उसकी भूमिका बतानी है आपको कि कैसे कर सकता है, जैसा कि इसका अतीत में रहा है। भारत में सेवा क्षेत्र के लिए अवसरों और चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, तो इसमें यही चीज़ आपको बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन कि सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निधि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और कैसे प्रभावित किया जा सकता है, कि जो सेवा क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेशी नीति को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको ये बताना था। FDI के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये माना जाता है कि भारत सरकार द्वारा हाल में ही अपनाई गई अंतर्मुखी नीतियाँ सफल नहीं हो सकी, इन चुनौतियों पर चर्चा होती है। तो यही चीज़ है कि जो अंतर्मुखी नीति अपनाई गई थी 1951 में, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, हमने जब क्या कर दिया था, एक तरीके से बाहरी हम अंतर्मुखी हो गए थे। हमने अंदर ही अंदर प्रोडक्ट को बनाना, हम निर्यात भी नहीं करते थे, ना ही हम आयात करते थे। इससे क्या होने लग गया था कि हमारी फॉरेन जो करेंसी होती है वो कम होने लग गई थी। तो यही चीज़ था, और ऐसे करके फिर 1991 के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी आ गई थी, जिसके कारण क्या होने लग गया था, फिर नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था, जो LPG के नाम से आप जानते हैं, LPG, जिसका पेपर अभी नहीं हुआ होगा, इस नीति को ज़रूर पढ़ के जाना, जिसमें लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इट मीन्स उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक नीति को अपनाया गया था, और इसके बारे में आपको बताना था। इसमें पर 1951 की जो पहले की आर्थिक जो नीति थी, पुरानी आर्थिक नीति, वो अंतर्मुखी थी, वो सफल नहीं हो सकती थी। उसने किस चुनौतियों का सामना किया था, उनके बारे में आपको बताना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 2 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आपको किन्हीं 2 पर एक्सप्लेनेशन देनी है। मौद्रिक नीति संचरण, आपने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने गुणात्मक मात्रात्मक उपकरणों के बारे में पढ़ा होगा, CRR, SLR या बैंक रेट हो गई, आपकी खुले बाजार की क्रियाएं, ये सब आपने इसमें पढ़ा होगा। रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में। फिर सीमांत आवश्यकताएं, ये सब क्या है, इसके टूल्स हैं। तो यही चीज़ें कि मौद्रिक नीति कैसे मुद्रा के प्रभाव को एक तरीके से नियंत्रित करती है, उसके संकुचन और उसके प्रभाव को कैसे हैंडल करती है। तो यही चीज़ आपको इसमें बतानी थी। इसमें शॉर्ट नोट लिखना था, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आपको ट्रांसमिशन बताना था, उसकी संरचना बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक और पारंपरिक सेवा क्षेत्र की जो मॉडर्न और आपका ट्रेडिशनल सेवा क्षेत्र के बारे में आपको इसमें डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका भूमि सुधार के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे भूमि सुधार बताए। एक था आपका चकबंदी करना, फिर एक आपका क्या मध्यस्थों का उन्मूलन, क्या करना, मीडिएटर्स को ख़त्म करना, मध्यस्थों का उन्मूलन। नेक्स्ट आपका लगान की वसूली एकदम तय करना, और फिर आपका 4th था कि आप अच्छे से क्या करें, रासायनिक खादों का यूज़ करें भूमि के सुधार के लिए, रासायनिक खादों का, उर्वरकों का यूज़ करना। ऐसे आपको फिर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट ऊपर भी बताए थे, आप एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी FDI के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि ये क्या है। अप्रत्यक्ष नीति के अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो यही कुछ क्वेश्चन थे। पेपर बहुत आसान था जो आज के बच्चों का आया था। आई होप आपका ये ऐसे पेपर आए कि जिससे कि आपको मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, नॉर्मल वे में क्वेश्चन पूछे गए थे और नॉर्मल वे में आपको रिप्लाई करने थे। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बहुत आए गए थे, और आपका जो यूनिट 3 थी, जो यूनिट 4 विदेशी, जिसमें FDI से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे देख लेना एक बार। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।